प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी तैयार हो गए होंगे आज की इस शानदार सी खूबसूरत सी क्लास के लिए, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी का सबसे खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर। वो कौन सा चैप्टर भाई, एक बार कमेंट तो करना। लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा ये वो प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर है, यानी कि बुक है जिससे मैं पढ़ाने वाला हूं। और आप बुक को खोल के अपनी आंखों के सामने रख लो। मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं और इतने खूबसूरत तरीके से, यानी कि नए अंदाज में आपको हिंदी में पढ़ाने वाला हूं। बड़ा मजा आई बाबू आज की क्लास में। तो जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब यदि नहीं कर तो कर लो और शेयर कर दो और बुक के ओपन करके रखा। आज पूरा कहानी जाने के बाद दिल खोल के, ठीक है जी। मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे सुंदर सुंदर ढंग से, अच्छे ऐसे तरीके से, ठीक है। सबको अगर तैयार हो तो एक बार सभी बच्चे यस लिखेंगे। लव यू गुरुजी, लव यू बाबू मेरे बच्चे, लव यू। यस। चैप्टर का क्या नाम है भाई? क्या नाम है? अरे बोल मेरे भाई, चैप्टर का क्या नाम है? आप कहोगे सर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है जी। अब श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? क्या आप मुझे बता पाओगे? क्या आप मुझे बता पाओगे? यस गुरुजी, हम बता पाएंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा इनका जीवन परिचय, लेकिन ये बड़ा लंबा है भाई। तो क्या लंबा पढ़ना पड़ेगा? ना भाई, मैंने छोटा कर रखा है और बुक को एक एक लाइन में पढ़ाऊंगा और बहुत सारी अर्थ जो है ना वो आपको सारी चीजें कराने वाला हूं। क्या हुआ भाई? ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो चुका था, अब सही चल रहा है? एक बार बताना मेरे को। सही है मेरे भाई? चलो डन है। अब मेरी आवाज आ रही है? सॉरी मेरे बच्चे, यदि आपको कोई थोड़ी सी अगर दिक्कत मिली तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना फटाफट से। चलो तो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं? लेखक परिचय के बारे में, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मैं छोटा कर रखा हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं नए अंदाज में, खूबसूरत तरीके से। लेकिन सभी बच्चे लाइक जरूर सेशन को करना। ये रहे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, और इन्होंने कौन सा चैप्टर लिखा है? तो आप कहोगे श्रम विभाजन जाति प्रथा। यदि आप भूल जाओगे कि सर श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप कैसे याद करोगे? तो आप कहोगे कि सबसे ज्यादा मेहनती कौन थे? कौन थे भाई? तो कहोगे कि बाबा साहब थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। बहुत ज्यादा मेहनती थे, ठीक है। और ये क्या लिखे थे? ये श्रम विभाजन क्या है भाई? तो ये एक प्रकार की निबंध है। क्या है मेरे बच्चे? सर निबंध है, ठीक है। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे बाबू, एकदम प्यार से सीखिए, एकदम बढ़िया से, बड़ा मजा आई, ठीक बा आज के क्लास में। एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सर पाठ का नाम, पाठ का लेखक के नाम क्या है? तो क्या कहोगे? सर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है जी। बुक ओपन करके रखना, अभी बुक लाइन बाय लाइन में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन पहले लेखक परिचय बता दूं, ठीक है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनके लिए एक लाइक तो बनता है भाई, और एक शेयर तो बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? सर जी आप जहानाबाद आइए ना। अरे बाबू आ जाइए बाबू, टेंशन मतलब, भले ध्यान से देखा, ठीक बा। इनके जन्म की बात करते हैं तो बाबू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का। कमेंट होना चाहिए भाई। जितने बच्चे कमेंट नहीं करो, सारे बच्चे कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से। कहां हुआ था? कहां हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कैसा परिवार में हुआ था? तो देखो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था। अब दलित परिवार का मतलब समझते हो? एक ऐसे परिवार जहां पे लोग जो है ना अपने खाना बर्तन तक छुलाने की, यानी कि उसके शरीर को, बॉडी को टच करने तक की भी घृणा करते हैं। उस परिवार में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। ये एक ऐसे व्यक्ति थे कि जब ये पढ़ने जाते थे तो इनको क्लासरूम से बाहर बैठाया जाया करता था। जब ये कुछ दिया करते थे तो बोला जाता था कि अगर ये बुक है तो तुम वहीं रख दो। ये थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और ये आपकी शुरुआत होती है आपकी पहले चैप्टर से, और आपकी पहले चैप्टर से शुरुआत होने का मतलब है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवनी के बारे में जानो और तब अपने जीवन की शुरुआत करो। और हमने भी तय किया कि हम आपको पढ़ाएंगे नए अंदाज में हिंदी, और दिखाएंगे आपको पावर कि हिंदी आखिरकार पढ़ा कैसा। नस नस में बैठाएंगे आपको हिंदी। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतने मेहनती थे, इनके घर की रोशनियां नहीं हुआ करती थी तो बाहर किसी और की रोशनी में बैठ करके पढ़ाई किया करते थे। आपके पास हर चीज सुविधाएं हैं, तो आप कब उठोगे, कब जगोगे? मेरे बच्चे जग जाओ,
मेरे बच्चे जग जाओ, जितनी चीज मैं बोल रहा हूं आपके पेपर में छपेगा, एग्जैक्ट ये ध्यान रखना। तो अगर आपके पेपर में पूछता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो क्या कहोगे सर? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि एक दलित परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम पूछा जाता है तो याद करना, इनकी माता का नाम भीमाबाई था। कुछ ऐसा आप भी करो कि आपकी माता और पिता का नाम हर जगह रोशन हो। जीवन में सफलता इतनी प्राप्त करना कि आपके पिताजी के नाम से आपको ना जाना जाए, आपके नाम से आपको पिताजी को जाना जाए, वो कितनी खुशी होगी। अगर आपके पिताजी कहीं राह से गुजरे और कोई कहे देखो ना ये फलानवा की पिताजी हैं, तो कितना अच्छा लगेगा यार। सोचो कि पिताजी को कितना अच्छा लगेगा। और ये कहे कि देखो ना वो फलानवा का लड़का जा रहा है, यानी कि आप बेहतर नहीं कर पाए हो। और बेहतर करने का यही पहली सीढ़ी है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पहला ही चैप्टर आपका आता है, ताकि इससे प्रेरित हो आप, इनसे प्रेरणा लो और आप बेहतर करो जीवन में। इनके पिता का नाम की बात करते हैं तो इनके पिताजी का नाम था रामजी शकपाल। और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, मैं एक एक वर्ड बाबू तारा के बोलब ना तो एकदम ध्यान दे करके देखिए, सुनिए और पढ़िए, एकदम मजा आ जाए भाई। मजा आवता था जल्दी से बताओ, और दिल वाली है इमोजी जौन बा ना उस सेशन में लगातार भेजल करा मंडू सर खाती, ठीक बा? तब तो हम अंदर से एकदम ऊर्जवान होकर के तारा का पढ़ाई। पर एक बार सेशन को शेयर कर दबा के। इनके पत्नी के बारे में बात करते हैं तो देखो, पत्नी इनकी 2 थी, है ना, यानी कि इनकी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का जो नाम था वो क्या नाम था? रामाबाई अंबेडकर, जिनकी शादी हुई थी, इनकी शादी हुई थी 1906 ईस्वी में। इस बात को याद रखना, ठीक है। 1906 में इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर इनकी शादी जो हुई थी वो 1948 ईस्वी में हुई थी, दोबारी शादी। और दूसरी पत्नी का नाम था सविताबाई अंबेडकर, ठीक है जी। तो इनकी कितनी शादियां थी? 2 शादियां। अभी तुम ये कहना कि मंटू सर तो क्या है, अब तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पहली चैप्टर है, मैं तो प्रेरणा ले रहा हूं। अब इनकी 2 शादी हुई है तो मैं भी 2 शादी करूंगा? अरे भाई मेरे, मैं ये नहीं सिखा रहा हूं। इनके जीवन को जैसे इन्होंने जिया, जितनी इन्होंने मेहनत किया, हमें उन पे जाना है, ठीक है। और ये भी इन्होंने गलत नहीं किया था, क्योंकि इनकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद इन्होंने शादी की थी, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, पहली पत्नी का क्या नाम था? रामाबाई अंबेडकर था, 1906, मैंने मजाक किया, 1906 ईस्वी में। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम था सविताबाई अंबेडकर, जो कि 1948 ईस्वी में, ठीक है जी। यहां तक समझ गए? यस, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके एक बार जरूर शेयर करना, सभी दोस्तों साथियों बताना। इनकी निधन की बात करते हैं। किनकी निधन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, ठीक है। इनकी निधन हुई थी दिसंबर 1956 ईस्वी में, और इनकी निधन हुई थी दिल्ली में। कहां हुई थी? दिल्ली में। ये क्वेश्चन पूछा जाता, एक एक लाइन याद करके रखना, ठीक है। अभी एक एक लाइन आपकी बुक को पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। चिंतन एवं रचनात्मक के गुरु, इनके गुरु कौन थे? तो देखो, इनके 3 प्रेरक गुरु रहे थे, यानी कि 3 इनको प्रेरित करने वाले लोग थे। जैसे मैं हूं, अब देखो किसी भी व्यक्ति को बेहतर करने के लिए उसको प्रेरणा दिया जाता है। जैसे तुम कमेंट करते हो, मैं कहता हूं तुम आंसर करो, और तुम गलती पे कहते हो, मैंने कहता बहुत अच्छा किया, मैं कहता हूं देखो गलत कर रहे हो सही कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, तुम आंसर करो। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम उसे करो, ठीक है। गलती से सीखोगे नहीं यार, ठोकरों से नहीं सीखोगे। हम लोग उस परिवार से आते हैं जहां भाई साहब खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं रहती है, उसे सोचना पड़ता है। हमारे घर के पिताजी मजदूरी करते हैं, माताजी जो है ना वो भी मजदूरी करती है, कई बार ऐसा होता है ना। और हम उस घर से पड़े बड़े हुए हैं, किसी तरह हम कैसे अपने साथ जीवन यापन चल रहा है, क्या उसी तरीके से हमें जीवन चलाना? नहीं भाई, हमें बदलना है। बदलना होगा कैसे? मेहनत से। बदलना होगा कैसे? अपनी ताकत से। बदलना होगा कैसे? दिन रात कलम को घिसने से। तो घिसना शुरू कर दो, मंटू सर साथ है, मंटू भैया साथ है। तो इनके 3 गुरु थे जो कि प्रेरणा दिया करते थे, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हम आपको देते हैं भाई प्रेरणा दे रहे हैं, भैया देखो आप करो यार, इनसे सीखो, हमसे सीखो, ठीक है। तब आपको मिले। तो इनको कौन कौन थे? तो कहोगे सर बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। कौन जी थे? ये 3 व्यक्ति थे। इन तीनों व्यक्ति का नाम याद करके जरूर रखोगे। इनकी प्रमुख रचनाएं थी, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ोगे, ये वाली बुक पढ़ोगे, और इनमें जो दी गई है ना लंबी चौड़ी है, तो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने वही छाटे, सिर्फ इसमें से छाटी है, बाकी ये लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ाने वाला हूं, आप टेंशन मत लेना। डन है जी। इनके प्रमुख रचनाएं कौन कहती? द कास्ट इन इंडिया, हु आर शूद्रास, द राइज एंड फ्लॉ,
ऑफ द हिंदू वीमेन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और एनिहिलेशन ये होता है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही ये जो है ना बुक यानी कि चैप्टर लिया गया है, जिसके जिसके रूपांतरण जो है ना किन्होंने किया है, ये बात शायद छूट गया है, मैं आपको बता देता हूं। इनका रूपांतरण किया ललई सिंह यादव ने। ललई सिंह यादव को याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, यादव, ये बात याद करके बाबू तू याद करके रखिए, ठीक बा। ये लेखक परिचय है, बस इतनी चीजें आप याद करके रखोगे तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। इन्हें भारतीय संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। यही है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनको बोला जाता है अरे सामान दे, जैसे बुक दे रहे हो, अरे बुक दो मत हाथ से भाई, रख दो, ऐसे क्लास में बैठने नहीं दिया जाया करता था, है ना। और तब जाकर के उन्होंने इतनी बड़ी चीजें की कि आज इन्हीं की बातों से, आज संविधान ना होता तब पता नहीं क्या क्या हो गया होता, उसकी कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। वही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। हमें मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ऊर्जा आ गई होगी, आपके अंदर वो क्षमता, वो पावर आ गई होगी कुछ कर दिखाने की। तो मेरे बच्चे अब चलते हैं, एक सुंदर सा इन्होंने चैप्टर जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया हुआ है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब हम पढ़ेंगे, अपने बुक को अब ओपन कर लो, एक एक लाइन में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है जी, डन है। अब बुक को आप ओपन कर लो ऐसे। अब देखो बहुत सारे ऐसे, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ये पीडीएफ को ले लेना, मैं दे दूंगा पीडीएफ, ठीक है जी। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में आपका उसका मतलब नहीं समझ में आया होगा, तो मैंने उस सारी चीजों को लिखने की कोशिश की है ताकि हमारे बच्चों को कहीं पे भी दिक्कत परेशानी ना हो। सब लोग बुक ओपन कर लियो, बोल मेरे भाई, हाँ सर ओपन कर लिए, ठीक बा बाबू, ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखो श्रम का मतलब क्या होता है, मेहनत, है ना। विभाजन का होता बंटवारा, जाति प्रथा, यानी कि कुल मूल बात अगर कहें तो इस चैप्टर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, कि जाति प्रथा के अनुसार, यानी कि जाति के अनुसार किसी का मेहनत को बंटवारा कर देना, यानी कि उसके जॉब को बंटवारा कर देना, ये गलत बात है। यानी कि मान लो कि आप बनिया परिवार में जन्म लिए हो और आपको कहा जाए कि नहीं आपको केवल मिठाई ही बेचनी है, तो ये गलत बात है। आप नाई के घर में, यानी कि हजामती होता है, हजाम के घर में यदि जन्म हुआ हो या बढ़ई के घर में जन्म हुआ हो तो कहा जाए तुम बढ़ई के घर में जन्म लिए हो तो तुम बढ़ई का ही कार्य करोगे, ये गलत बात है। अगर यही चीजें हुआ करती हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंदर, और चीज हुआ और उन्होंने इस चीज को समाप्त किया कि उन्होंने कहा गलत है। मूल रूप इस चैप्टर का यही है, ठीक है जी। अब क्या क्या लाइनें हैं हम इसको समझेंगे। अच्छा ये बात तुम लोग मानते हो कि नहीं मानते? लव यू मंटू सर जी, लव यू बाबू मेरे दोस्त, लव यू टू, ठीक है, माय सुपर हीरो मंटू सर, लव यू सर, लव यू बाबू, ठीक है, ये गलत बात है। अब चलो हम एक एक लाइन को पढ़ते हैं। आप बुक भी पढ़ सकते हो और यहाँ पे लिखी गई चीजों को भी पढ़ सकते हो। बुक भी नहीं है तो यहाँ पे मैं सारी चीजें लिखा हूं, आप ध्यान से सुनना। अब चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक लाइन, ठीक है। लेखक परिचय जान गए और ये जान गए। देखो यह विडंबना की बात है। अब बाबू विडंबना के बाबू अर्थ होला उपहास करना या फिर दुर्भाग्य या फिर आश्चर्य। देखो मैंने 3 अर्थ लिखा है, कोई भी आप वर्ड याद कर सकते हो। यह विडंबना की बात है, यानी कि बाबू ये एकदम आश्चर्यचकित बात बा, एकदम उपहास की बात है भाई, है ना। यानी कि यह दुर्भाग्य की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पुष्को का मतलब होता है समर्थक की कमी नहीं है। आज भी बाबू देखा जाला कि इस समाज में भी जाति प्रथा के समर्थन के जो लोग बाबे, यानी कि इसकी जो पोस्को है, पोस्को का अर्थ होता है समर्थक, जिसके समर्थक है उसकी कमी नहीं है। अब बिहार में तू देखा तही पवन सिंह के गाना है तो बबुआन वाला चली, तो खेसारी लाल के गाना है तो हियान वाला चली, यहां तक तो होता ही है। ये तो चीजों एक नॉर्मल सी चीज है, बच्चों के मन में या जो भी चीजें भावनाएं हैं वो अलग की बात है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है यार जब पॉलिटिक्स आ जाती है इसमें, जब नेता लोग घुसेड़ देते हैं, यादव समाज के हो तो वोट इन्हें देना, है ना, इस समाज के हो तो वोट इन्हें देना। और इसके चलते ना हमारे बिहार का विकास हो पा रहा है, ना इसके चलते हमारे देश का विकास हो पा रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बात याद आती है, जब भी ये बातें आती है मेरे मन में और जब भी दिमाग में आती है तो रामधारी सिंह दिनकर जी का एक बात याद आती है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जनता को जो है, जो नेता लोग है वो दुधमुही मानते हैं, मतलब दुधमुही के समान। जिस प्रकार दुधमुही का मतलब समझा था, दुधमुही देखा समझा था, हम पता होता नहीं। जब बच्चा रोता है
तो बोतल में भर करके दूध और उसको दे दिया जाता है, समझ रहे हो, दूध मुही उसी को बोला जाता है। तो वो उसी प्रकार है। अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है और जीत जाती है और उसके पहले आती है, भाषण देती है, पहले क्या करती है, भाषण देती है, कहती है कि मुझे जिता दो, मैं इस समाज का हूं और मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा, मैं आपके लिए फलान ढिमकान, माने सब कुछ कर दें। लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं ना, पता नहीं कहां चले जाते हैं, और जैसे ही जाता आप छटपटाने लगे, अरे भाई अब तो कुछ हो गया, तो पता है क्या किया जाता है, उसमें दूधमुही पकड़ा दिया जाता है। यानी कि 5 किलो राशन ले लो, 2 साल के लिए फ्री है। 80 करोड़ जनसंख्या को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया। गैस के दामों में मैंने कटौती कर दिया है, 900 रुपए या 950, 1000 की गैस मिलेगी, लेकिन आपको 200, 300, 250, 70, 75 रुपए सब्सिडी मिलेगी। पता चला है भाई किसी को मिला, नहीं तो नहीं मिला। जनता चुप हो जाए, भाई 2000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। क्या मतलब है यार, हमारी देश के जो युवा है वो जब एक ग्रुप डी की फॉर्म आती है, ग्रुप डी की फॉर्म जानते हो कौन होता है जी, इस चीज को मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, दे दूंगा भाई इसका पीडीएफ, मैं अब आया तो मैं सब चीज बोल ही देता हूं। ग्रुप डी की जब फॉर्म आती है ना, रेलवे में ग्रुप डी की फॉर्म आती है, उसमें लगभग इतने लाख बच्चे भरते हैं ना जिसका अंदाजा नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे लोग क्या है, बेरोजगारी है तभी तो भर रहे हैं ना, उसके पास कोई जॉब नहीं है। ग्रुप डी का मतलब वो होता है कि जो फाटक को खोलते हैं, साफ सफाई करते हैं, ये सारी चीजें उसमें काम होता है। और वो लोग इतने लाख बच्चे केवल उसमें भर रहे हैं कि मेरे को कम से कम ये भी मिल जाए। और आप कह रहे हो, या गवर्नमेंट आकर के कह रहे कि मैं ये कर दूंगा, वो करे, क्या करोगे यार। आज तक हमने सारी गवर्नमेंट को देख लिया यार, जो भी आती है पर कहने के लिए आती है, बस उसके बाद से खत्म, सब कुछ खत्म। ये चीजें हैं, ठीक है। और ये चीजें बिगड़ तब जाती है जब जातिवाद आ जाता है। कई बार ये जातिवाद के कारण, और हमारा बिहार पिछड़ापन के कारण, मैं मानता हूं जहां तक, और बिहार की राजनीति जो है ना सबसे ज्यादा जातिवाद के कारण पिछड़ी हुई है। और बाबा साहब, मैं सारी चीजें मैं आपको बुक का ही पढ़ा रहा हूं भाई, कहीं इधर उधर नहीं भटक रहा हूं, क्योंकि बुक में ही सारी चीजें लिखी गई है, पहले चैप्टर ही है। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं भाई इसकी कहीं कमी नहीं है। आज भी लोग, आज भी देखोगे ना गाँव में, हाँ ये हमारा जाति के हवन, तब वोट इनके के देवे के बा, ठीक बा, ये अपना जाति के हवन, वोट देवे के बा। भले वो जाति के बाद से वो पता ना वो परिवारवाद करेगा कि लोकतंत्रिक का काम करेगा, वो तो वही जाने। ज्यादा लोग तो परिवारवाद करते हैं कि हाँ कि हमारा बेटा जनबा, हम अगर मुख्यमंत्री बने तो हमारा बेटा मुख्यमंत्री होगा। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मुझे माफ करना, ठीक है। मैं सबको बोल रहा हूं ये चीजों, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूं। या मेरे अगर बेटा नहीं है तो मेरा रिलेशन वाला बनेगा, या मेरे जान पहचान वाला बनेगा, ऐसी चीजें चलती है कि नहीं चलती है। मैं किसी को टारगेटेड नहीं कर रहा हूं, ठीक है जी। और मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक शिक्षक हूं और मैं आपके प्रति में आपका और मेरा प्रेम है, बस उसको कर रहा हूं। और जो कार्य यहाँ पे आया हुआ है मैं उसमें हमारे बोल पा रहा हूं, ताकि आप अब बच्चे हो, अब बड़े होते जा रहे हो, इस चीज के बारे में जान जाओ, ठीक है जी। डन है। आज भी देखा जाता क्या है कि पोषकों यानी कि समर्थकों की कमी नहीं रही है। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। अब इसके जो पोषक है यानी कि क्या समर्थक जो है ना, अब पोषकों का मतलब क्या समझोगे यहाँ पे, सर समर्थक समझोगे, ठीक है जी। अब ये बात कहीं ना लिखल मिली, तारा के ध्यान से देखिए, पीडीएफ ले लिया और जब भी नोट्स बनाइए तय करा के एक तरीके से पढ़िए, बुक भी खोल के पढ़ सकते हो। समर्थन करते हैं, समर्थन का मतलब क्या है, उसमें अपना क्या दिखाते हैं, रुचि दिखाते हैं, यानी कहते हैं कि हड्डी ठीक है। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता का मतलब होला बाबू कार्य करने की क्षमता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्या करता है भाई, कार्यकुशलता जो है ना यानी कि श्रम विभाजन क्या मानता है सर, आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, और यह भी मान लिया जाता है जाति प्रथा जनबा श्रम विभाजन के ये दूसरा रूप है, इसलिए हमें इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो कई बार ऐसा होता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, इसका क्या अर्थ है, अगर तुम इसे ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा आपको। कहने का मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई साहब मान लो कि मैं नाई का कार्य कर रहा हूं, ठीक है जी, या मैं नाई घर में जन्म लिया या फिर नहीं भी लिया, तो मैं नाई का कार्य कर रहा हूं, तो मैं नाई वाले कैटेगरी में चला गया, ठीक है जी। मैं अगर बढ़ई का काम करूं तो बढ़ई वाली कैटेगरी में चला गया, ठीक है जी। और कई बार ऐसा होता है कि भाई साहब आपको ये बोला जाता है कि भाई कि आप यदि बढ़ई के घर में जन्म लिए हो तो बढ़ई वाला काम करोगे। कई बार ऐसा होता है कि आप मदेशिया वाले जन्म में यानी कि शाहजी वाले जो होते हैं मिठाई बनाने वाले, उस परिवार में यदि जन्म लिए हो
तो आपको वहां वही काम करना होगा। ये दोनों चीजें कई बार अधिक मिल जाती है, और कई बार ये क्या हो जाता है, जाति प्रथा क्या हो जाती है, जो जाति प्रथा उसी का है सर, ये जाति प्रथा भी क्या है, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें क्या है, कई बार ऐसा बुराई भी देखने को नहीं मिलता है। इस तरीके के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है, यानी परेशानी होने वाली बात है, ठीक है, कि जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी एक रूप जो है ना ले लिया है। अब जाति प्रथा क्या किया हुआ है, अब जाति प्रथा भी है कई बार क्या कर लिया है, इसका भी रूप लिए रखा है, किसका, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप लिए रखा है। अच्छा ये भी बात तो गलत हो जाता है ना यार, मान लो कि कोई गांव है, जिस गांव में कई बार ऐसा होता है ना कि ये टोला वो टोला, तो मान लो किसी टोले में केवल हजामी है ना समझ रहे, हजाम है, तो भाई सबके घर अब काटने वाले हो गए, तब मान लो अब काटेगा कौन, अब बेरोजगारी तो वहां पे भी आ जाएगी, है ना। कुछ हद तक वो सही भी होता है और कुछ हद तक नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं इस चैप्टर में, और ये जो भी भाषण देते हैं, जो समझाते हैं इस चीज को, देखो कई मायने में तो सही है लेकिन कई मायने में गलत है, और गलत जो है ना वो 90% है। जाति प्रथा के आधार पर यदि हम किसी चीज को कर रहे हैं तो वो सरासर गलत है, लेकिन कई बार सही होता है। तो सही करने का कंडीशन मैंने बताया, मान लो कि किसी गांव में सभी लोग क्या है, हजाम में है, तो सब जब हजाम है तभी बाल अब कौन काटवाएगा, समस्या हो जाएगी। सबके घर बढ़इया है, तो फिर बढ़ई वाला जो है ना अब बनवाने किसी के घर कौन कोई जाकर, वहां पे बेरोजगारी आ जाएगी, ठीक है जी। तो कई जगह इस चीज को इन्होंने बताया हुआ है। डन, आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें क्लियर होगी। अभी तो बुक है, सारांश नहीं है, सारांश होता था मैं क्लियर कर जाता, बट की बुक में क्या है ना कि इसको फंसाया जाता है बहुत जगह, मैं लेकिन बहुत सारी चीज में क्लियर कर दे रहा हूं। देखो श्रम विभाजन यानी कि मेहनत का, मजदूरी का जो भी चीज है वो उसका विभाजन का मतलब बंटवारा निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी कि श्रम का विभाजन जो है वह निश्चित रूप से क्या है, सभ्य समाज की क्या है मेरे बच्चे, आवश्यकता है। परंतु अब परंतु वाली जब वर्ड आ जाती है बाबू, जब परंतु वाला वर्ड आ जाला ना तो बड़ा ही गंभीर से बन करके सुने पड़ेगा। सर आपको बड़ी मिस कर रहे हैं, अच्छा जी मिस करो, मिस मत करो मेरे बच्चे, रिजल्ट आने दो, मैं आपके घर आने वाला हूं। डन है, सभी बच्चे लाइक और सेशन को, शेयर को, सब्सक्राइब कर दो। मैं नहीं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है आपका हमारा प्रेम टूट जाएगा, जल्दी से शेयर कर दो जल्दी से। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, यह ध्यान देना। परंतु किसी भी सभ्य समाज में क्या होता है, श्रम विभाजन की जो है ना व्यवस्था जो है ना वह श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे को अपेक्षा ऊंच नीच का करार यानी कि सिद्ध कर देता है। अगर हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो भारतीय समाज में ऐसा ही नहीं है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही करती है, बल्कि यह क्या कर देती है भाई कि विभाजित वर्गों को, जो विभाजित वर्ग है उसको क्या करती है, उसकी अपेक्षा ऊंच नीच को सिद्ध कर देता है। यानी यह कह देता है कि भाई तुम अगर ये छोटे कास्ट में जन्म लिए हो, दलित घर परिवार में जन्म लिए हो, तो तुम छोटे जाति के लोग हो, तुम छोटे लोग हो, तुम नीचे लोग हो, तुमसे देह छुलाना, तुम्हारे साथ खाना खाना ये गलत चीज है। तुम्हारे अगर किसी का जन्म भले ही पंडित जी के घर में हो गया हो, है ना, या राजपूत में हो गया हो, और उसके भले ही पंडित जी के घर में हुआ लेकिन जो है ना वो नाक से निकल रहा है, फिर भी उनको बाबा प्रणाम बोला जाएगा, ठीक है। यानी बोला जाता क्या है, क्या बड़े हैं भाई। हमने तो अपने बाबा दादा से ये सुना है, मेरे बाबा तो थे चल बसे, तो वो कहा करते थे कि जब हम लोग रहते थे मतलब कि घर पे, तो यदि कोई बड़े कास्ट के लोग आ जाया करते थे तो यदि हम लोग बैठे हैं ना वहां से खड़ा हो जाया करते थे। क्या ऐसी बातें तुम लोग सुने हो? मेरे को बच्चे ये बताओ, ठीक है, एक बार मुझे ये बताओ क्या आपने ये बात सुना है? अब देखो ये कितनी गलत बात है कि नहीं है भाई। हमारी भारतीय यदि बात करते हैं ना, भारतीय में ये चीजें भी एक बहुत बड़ा गुण है कि अगर वो काम कर रहा है उस हिसाब का तो भाई उसको बांट दिया जाता है कि तुम तो अब नीचे जाति को, छोटा काम कर रहा तो नीचे जाति को हो गए। अब आजकल तो क्या हो रहा है भाई, बड़े जाति के भी लोग क्या कर रहे हैं, छोटे भी काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो छोटे हो गए,
लेकिन ये हमारे समाज में जो है ना वो आज भी क्या है, एक तरीके से इसे विशेषता के रूप में भी देख सकते हो, ठीक है जी, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अगर ये देखोगे कहीं पे भी ऐसा नहीं पाया जाता है, लेकिन हमारे भारत में ये चीज देखने को मिल जाती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, मान लेते हो कि भाई एक बार की बात है कि हम जाति प्रथा, सर आप किस कास्ट से हो? हम शिक्षक, बस और कोई सा कास्ट नहीं, मेरा धर्म, मेरा सब कुछ शिक्षक है भाई, और कुछ नहीं है। मैं एक विद्यार्थी हूं, मेरी एक ही जाति है विद्यार्थी, मैं विद्यार्थी जीवन को जीता हूं, मैं विद्यार्थी हूं और कुछ नहीं, है ना। मेरी जान के क्या ही करोगे भाई। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, ठीक है, लव यू मेरे भाई। चल एक बार सेशन को शेयर कर दो यार, लाइक कर दो यार, मजा आ जाए मुझे भी। चलो कल आ जाना, कल आ जाना कितने 6:30 बजे मैथ का पहला एक्सरसाइज लेके आते हैं 1.1, ठीक है, चलो डन है। उसके बाद संस्कृत कह रहे हो, संस्कृत भी लेके आएंगे भाई, टेंशन मत लो, कल ही लेके आ जाएंगे। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, मान लेते हैं कि जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन है, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे कि जिससे वह अपने पेशा या कार्य का क्या कर सके, स्वयं चुनाव कर सके। यदि कोई व्यक्ति है, जैसे मैं शिक्षक हूं और मुझे कह दिया करे कि आपको चीड़ फाड़ करनी है, सुई देनी है, डॉक्टर का काम करना है, तो क्या मैं कर पाऊंगा? मेरे को जबरदस्ती कराओगे तो सुई जो देना है ना, जो नस में देना है तो मैं दे दूंगा भाई साहब वहीं पे, समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। कहने का मतलब यह है कि देखो, अगर कोई भी कार्य अगर कुशल, मतलब कि अगर आप किसी भी कार्य को बेहतर चाहते हो तो बेहतर वही व्यक्ति कर सकता है ना जिसमें उसका मन लगता है। जैसे मान लो कि भाई आपको कोई कार्य करने में मन नहीं लगता है, इच्छा नहीं लगती है। जैसे मान लो कि अभी तुम लोग अपने डिसाइड तो अभी नहीं किए होंगे, और कुछ बच्चे डिसाइड कर लिए होंगे कि मुझे ये बनना है, ठीक है। मान लो कि तुम्हें बनना है इंजीनियर, और तुम्हें जबरदस्ती आपके माता पिता कहे कि ना भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है, और भाई तुम माता पिता का बात मानकर काम तो करोगे, लेकिन वो कभी का सफल होगा? एक 3 इडियट की मूवी याद आ जाती है इसी बात पे। कहा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका, क्या है ये आपका चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा अगर आप सुंदर से ढंग से पढ़ोगे ना। मैं आपको नस नस में बैठा दूंगा इस चीज को, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। 3 इडियट की एक बात आती है, उसमें बहुत अच्छा बात है, रणछोड़ दास चांचड़ है ना, रणछोड़ दास चांचड़, ठीक है। जब उससे मूवी को देखोगे, मैं तो कहता हूं भाई 3 इडियट मूवी जरूर देखना आप लोग। और 3 इडियट मूवी जब देखोगे तो उसमें 3 दोस्त थे, आमिर खान और उसके साथ 2 एक दोस्त थे। तो एक दोस्त का मन जो है ना वो फोटोग्राफी में था, लेकिन उसके बार बार पिताजी क्या कहते हैं, तुम्हें इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर का पढ़ाई करो, लेकिन उसका मन ही नहीं लगता था, और वो कभी जीवन में बेहतर नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति जिस कार्य में सक्षम है कि मैं वही कर सकता हूं, तो उसको वो दे देना चाहिए। जैसे मान लो कि लता मंगेशकर जी को कहा जाता है कि तुम क्रिकेट खेलो, या फिर तुम टीचिंग करो, या फिर डॉक्टर बन जाओ, क्या आज उनका इतना बड़ा नाम हो सकता था? क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, अगर सचिन तेंदुलकर को कहा जाए कि भाई तुम लता मंगेशकर वाली काम करो, यानी कि तुम क्या करोगे, गाना गाओ, क्या यह संभव था? तो क्या वो सफलता उन्हें मिल पाएंगी? कभी नहीं मिल पाएंगी। तो इस चैप्टर से हमें सिद्ध बात इतनी होती है कि अगर किसी व्यक्ति को जिस कार्य में मन लग रहा है या जो उसके अंदर रुचि है उसको दे दो। धोनी जी को, महेंद्र सिंह धोनी जी को, उनका भी मन क्रिकेटर में था, उनको बोला जाता भाई साहब ये, उनके एक मूवी भी आई है, बड़ी अच्छी मूवी है, देख लेना वो भी, है ना। इस सारी सामाजिक ज्ञान आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मैं गणित से हट करके हिंदी में घुसा हूं तो ये सारी जानकारियां आपके अंदर ठूसना पड़ता है मेरे को, ठीक है। तो ये समझ गए, जिससे वो अपने पेशा या कार्य का क्या कर सके, स्वयं चुनाव कर सके। ऐसा नियम कानून होना चाहिए भाई, कि नहीं भाई उसका जो भी मन कर रहा है उसको मन को करने दो, ये अच्छी बात। एक बार सेशन को शेयर करना भाई, मजा आ रहा है तो, ठीक है। यहां तक समझ गए आप, बढ़िया है जी, आगे समझते हैं। अब ध्यान से देखो इस चैप्टर में, भाई
चैप्टर आप लाइन बाय लाइन बुक में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि बुक कोई नहीं पढ़ाता, मैं आपको लिख के दे रहा हूं इस बात की, और शायद मेरी कॉपी किया जा सके, है ना, क्योंकि मेरी कॉपी करने वाले दुनिया में बहुत लोग भरे पड़े हैं, ठीक है मेरी कॉपी करने वाले बहुत बड़े पड़े हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं मिल पाएंगी। चलो डन है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरों की दृष्टिकोण का मतलब होता है सोचने का ढंग, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही यथार्थ यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा को निर्धारित यानी कि तय कर दिया जाता है कि तुम यही काम करोगे। कई बार तो अब मेरे बच्चे ये देखने को मिल गया कि लो भाई अब बच्चा पेट में पल रहा है, अल्ट्रासाउंड में अब तो भाई साहब ये तो गलत बात है भाई, जांच कराना, गवर्नमेंट ने इस पे रोक लगा रखी है, क्योंकि लोग जो है ना बेटियों को हत्या कर दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए, बेटी भी जो है ना समाज को बहुत अच्छा कर सकती है। लेकिन पेट में बच्चा पल रहा है और वो जो है ना वो बनिए परिवार का है या फिर दलित परिवार का है, तो पहले से उसका पेशा निर्धारित है कि हाँ बच्चा जन्म लेगा, छोटे जाति का है तो ये लेबर मजदूरी का ही कार्य करेगा। भाई ये कोई बात होती है? ये अभी तो बच्चा पेट से निकला नहीं, तूने उसको पेट में ही साबित कर दिया कि अब ये जो निकलने वाला है ये जो काम करेगा, ये कौन सा काम करेगा भाई, कौन सा काम करेगा? तो आप कहोगे भाई यही वाला काम करेगा, गर्भ निर्धारण यानी कि गर्भधारण से ही, है ना, जैसे ही गर्भ में बच्चा है तभी से तय है उसका। ये चीजें जो है ना वो गलत है, नहीं होनी चाहिए। और अब भी मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं मेरे बच्चे कि आप भी जीवन में अभी 10वीं पढ़ रहे हो, 12वीं पढ़ो, 12वीं तक पढ़ो, ग्रेजुएशन तक पढ़ो, जो भी चीज पढ़ो, जिस भी सब्जेक्ट पढ़ो, जो आपकी रुचि होगी ना मेरे बच्चे वही करना। माता पिता के कहने से, मेरे कहने से, समाज के कहने से, घर परिवार के कहने से तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जिसमें तुम्हारी रुचि ना हो। अगर तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होगा तो जबरदस्ती मत करना, नहीं तो उससे तुम्हारी लाइफ खराब हो सकती है, क्योंकि हर पढ़ा लिखा इंसान सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो चीजें जबरदस्ती, कहा जाता फलनवा के लड़का पढ़े जाला तो तू जा, तार मन नहीं लागत तो जबरदस्ती जइब तो 15-20 साल जियान हो जाई, बर्बाद हो जाई, ओकर बाद अइब घरे बढ़ जाइब, तो इहो गलत बात होला। और इहो गलत बात बा कि फलानवा के लड़का अगर बाहर कमाए जाता तो तू बाहर कमाए जा, इहो गलत बात बा। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम भी बाहर जाओ। आपकी रुचि क्या कहती है, आप क्या समाज को बदलना चाहते हो? देखो यदि समाज को बदलने होगी तो आपको किसी भी मायने में बदल सकते, मतलब किसी भी पद पे होके बदल सकते हो। आप शिक्षक होगे तभी बदल सकते हो, आप डॉक्टर होगे तभी बदल सकते हो, आप IAS अधिकारी अगर बनते हो तभी बदल सकते हो, आप जिस भी फील्ड में होगे ना, आप बिजनेसमैन होगे तभी बदल सकते हो। ऐसा थोड़ी ना तय है कि हाँ यही नियम है, अगर यही व्यक्ति बनेगा तो आप समाज को बदल सकते हो यार, दुनिया में बेस्ट कर सकते हो। दुनिया में हर तरीके से जो भी फील्ड में आप समाज में बेहतर करने के लिए अगर आपके अंदर वो ललक है तो आप कर सकते हो। तो इससे सीधा बस यही होता है पहले चैप्टर से मेरे बच्चे कि आपको अपने रुचि के अनुसार कोई भी पेशा को चुनना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मेरी बातों को आपके रग रग में जा रही है, तो एक बार ये दिल का इमोजी नहीं भेजा था, बड़ा मार मारे अभी तरह के, ठीक बा। और जल्दी जल्दी अपन अपन रुचि बताता और एक बार शेयर करता। हमारा पता बा कि टाइमिंग ज्यादा होता था, क्लास छोड़ के मत जा। आज से यदि तय कर लेता रहा ना कि रोज क्लास में आवे के बा, तो समझा कि अंतिम समय में जान बानू ई क्वेश्चन उ क्वेश्चन लड़ जाए वाला क्वेश्चन हउ वाला क्वेश्चन के इंतजार ना करबो, है ना, तो मजबूरन हमरो करावे के पड़ जाला कि लो भाई अब तो बेड़ा पार नहीं लगा है तो दिक्कत हो जाता है, बड़ा पढ़ना पड़ता है। आज 2 घंटा पढ़ेंगे भाई डेली, 2 घंटा पढ़ते पढ़ते में ज्यादा अच्छा कर लेंगे। टॉपर देखो अलग नहीं, अलग तरीके से पढ़ते हैं मेरे भाई, तरीका बदल दो तुम अपना, रोज 2-2 घंटा पढ़ो, बस बात खत्म। हम पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन कर लो, जो भी पढ़ा रहे उसका 10 मिनट 15 मिनट समय दो, रिवीजन कर लो, बस हो गया। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण यानी कि पूर्व निर्धारण यानी कि पहले से ही निश्चित है ही नहीं करती, बल्कि अपने को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह इतना दोषपूर्ण है कि बच्चा पेट में पल रहा है, उसका पहले से यदि निर्धारित कर दिया गया, मतलब कि निर्धारित कर दिया गया कि इसी को काम करना, ऐसा नहीं है कि केवल वह क्या करता है, वह मनुष्य को क्या करता है पहले से निश्चित नहीं करता, बल्कि क्या करता है वह जीवन भर के लिए क्या करता है मेरे बच्चे, एक पेशे में बांध देता है कि तुम जीवन भर इसी पेशे में जुड़े रहोगे और यही कार्य करते रहोगे। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मैथ पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे हिंदी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, यह जो भी सब्जेक्ट है मुझे अच्छा लगता है मैं पढ़ाऊंगा भाई, है ना। तो ये मेरी रुचि है,
या आपकी जो भी रुचि, आपको पढ़ना अच्छा लगता है भाई पढ़ो, आपको ये करना अच्छा लगता करो, लेकिन गलत संगति, लेकिन देखिए लेकिन इसमें भी होता है भाई गलत संगति, गलत संगत में पढ़ना बड़ा मजा आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गलती काम में ढुकते जाओ तो उसमें वही करते जाओ भाई, उससे छोड़ना होगा। कोई भी करो सही कार्य करो। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखे मर जाए, आधुनिक युग में ये स्थिति प्रायः आती है। भाई साहब कई बार ऐसा होता है कि आपको बोल दिया गया कि तुम ये करना है, भले तुम भूखे काहे नहीं मर रहा है भाई, भले तुम भूखे मर जाओ, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है ना, लेकिन तुमको करना यही है, तुमको करना यही है, ये समाज ने निर्धारित कर दिया है। कौन होता है समाज को निर्धारित कर देने वाला भाई? ये समाज होता कौन है कि आपको कह दे कि तुम छोटे जाति में जन्मे हो, तुम छोटे वाले काम करोगे? ये समाज को हक किसने दे दिया? ये गलत चीज है और गलत बात है। आपको भी इसका विरोध करना चाहिए और आपका जो रुचि है आपको वही करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा काम नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? आप भूखे मरने का शिकार हो जाओगे, यानी कि भूखे भी मर सकते हो, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाएगा? कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी ऐसी होती है भाई साहब, ये विकास हो जाता है किसी चीज को। जैसे मान लो कि पहले लोग मजदूरी करते थे, बैल को लगा करके, बैल के साथ में क्या करते थे भाई? वो जुताई करते थे। ट्रैक्टर आया, उसको खत्म कर दिया। पहले लोग क्या करते थे भाई? हाथ से धान वगैरह जो क्या करते थे, गेहूं वगैरह कटानी करते थे। ट्रैक्टर आया, काटना शुरू कर दिया। अब भाई साहब अगर आपको आप छोटे जाति को, और आपको कहा गया कि भाई आप छोटे जाति को तो आप यही कार्य करोगे, और वो काम जो तकनीक कर दे रही है, तो भूखे मरने का शिकार बन गए, है ना? तो ये चीजें तो गलत है। अगर मान लो कि अगर वो काम कर रहे हो और उसमें कोई तकनीकी परिवर्तन आ गया या कोई चीज उसको कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हें बस यही चीजें पता थी, उसके बाद तब पता नहीं तो भूखे मरो, और समाज कह रहा है कि तुम दूसरा काम नहीं कर सकते हो। तो कितनी गलत बात है ये? गलत बात है कि नहीं बात है? बताओ मेरे बच्चे, यहां तक सही है? मैं सही हूं? अरे बोल मेरे भाई। सर आप कहाँ कराने वाले हैं? मैं हूं कहाँ का? चांद का? नहीं, धरती पे रहता हूं। ठीक है जी, मैं चांद का नहीं रहता हूं, मैं चांद पे नहीं रहता हूं, धरती पे रहता हूं। चलो जी आगे बढ़ते हैं भाई, इसको ध्यान से सुनना। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक यानी कि पिता के द्वारा प्राप्त पेशा ना हो। हमारे हिंदू समाज की यदि बात करते हैं तो हमारे हिंदू समाज कहता है, हाँ दूसरा काम करब तू, तारे के दूसरा काम करके दिहल जाई। तहार पैतृक यानी कि जो हम तहार पिताजी कैले बड़े काम है ना, पैतृक का मतलब होता है क्या चीज? जो आपके पिताजी यानी कि आपके उस जनरेशन के पिताजी अगर आप काम किए हैं, अगर मछली मारे हुए हैं तो तू दूसरा करबो, दूसरा ना करेगे दे, तारा यह काम करेगे परी। आपके पिताजी अगर सलामी ठोकते थे किसी को तो मैं तुम उनके लड़के हो, नहीं ठोकोगे। अगर सलामी नहीं ठोकोगे तो तुमको ठोक देंगे है ना। कई बार ये चीजें सीखने को सामने मिलती है भाई। हमारे बिहार है, बिहार में तो और सारी चीजें ये है, हम इससे परिचित है भाई, हम इस चीज को जानते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर व्हाट्सएप पे पीडीएफ तुरंत दे दीजिए। सुखल बास बा कहीं बड़ी मार मारे मौब है। पढ़ला के बाद दोनों क्लास खत्म हुई, मजाक कर रहा है मेरे भाई, दोनों क्लास खत्म हो जाएगा, यानी कि 6:30 बजे वाली क्लास और 8:30 बजे वाली क्लास, दोनों क्लास जैसे खत्म होगी उसके 15 मिनट बाद आपकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसे शेयर कर देना। लेकिन मेरे बच्चे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रत्येक दिन बच्चों को लाइव में जोड़ने की कोशिश करो ताकि आपका और हमारा संबंध प्रखंड हो या जिला मंटू सर से हिला। कौन है भाई? आयुष जी। अच्छा जी, प्रखंड हो या जिला मंटू सर से हिला, हम हिलाने वाला काम नहीं, बोर्ड परीक्षा में करते हैं। चलो जी, पेशा ना हो, कह रहा है कि पैतृक पेशा ना हो, ऐसा कभी भी हिंदू समाज क्या करता है, यानी कि हिंदू समाज का मतलब हो गया भाई आपका हिंदू धर्म, कभी भी ये करता है डन है जी। भले ही वह उसमें प्रांगत, प्रांगत का मतलब एक वर्ड लिखल हुई प्रांगत, प्रांगत का मतलब होला कुशल, और तारा बुक में नहीं लिखल, हम तारा के अपना मन से सब हम जानत नहीं कि तू कहां कहां फंस सकता रहा, तो वर्ड के हम लिख देला बनी। ठीक बा, इसलिए बोले बड़ा इंपोर्टेंट है चीज, मैं जो बोलूंगा बड़ी इंपोर्टेंट है। तो प्रांगत यानी कि कुशल हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर के जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। और ये क्वेश्चन तारा एग्जाम में बाबू अब की बार
जरूर पूछल जाई। का पूछल जाई? का पूछल जाई? अरे बोल मेरे भाई। तो आप कहोगे कि सर, मंटू सर, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्या बनी हुई है? तो आप कहोगे सर जाति प्रथा भारत में प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि क्या चीज? क्योंकि यहां पे पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि आप इस कास्ट के हो तो यही काम करोगे। और इसकी जितने भी बुक की, इसको ध्यान से सुनना, इसको अभी बता देता है। इसके बुकवा में जो है ना क्वेश्चन आंसर दिया गया है, समझ रहे हो? इसके नेक्स्ट वाली क्लास जब आएगी हिंदी की तो पहले ये पढ़ा रहे हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव और ये दोनों ऑब्जेक्टिव और इसकी बुक की सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये दोनों पढ़ाएंगे। यानी कि दोनों आपको लिखवा देंगे, यानी कि ना ऑब्जेक्टिव तारा से छूटी, ना सब्जेक्टिव छूटी, ना तारी पढ़ाई छूटी। समझ में आई? और ऐसा का कहीं ना मिली हम तरह के लिख के देता नहीं, ये गारंटी बा हमार, इस दावे के साथ कह रहे हैं। तुम अगर कहीं मिल रहा है चैनल पे तो तुम मेरे से आकर के सवाल कर सकते हो, ऐसा मौका देने नहीं देंगे। ठीक है जी, इसलिए बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो भाई, नहीं तो नहीं मिलेगा आगे से। प्लेलिस्ट बनवा रहे हैं प्रॉपर, हर चीज प्रॉपर हो रही है, बेहतर। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर, गंभीर का मतलब होता है गहन, यानी कि जटिल, बहुत ही जकड़ा हुआ, दोषों से युक्त है। यानी कि बहुत बड़ा क्या है? दोष है, रोग है ये दोष नहीं, ये रोग है ना। जाति प्रथा, श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा, यानी कि स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा, स्व माने अपना, इच्छा माने इच्छा, यानी अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, यानी नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न यानी कि कष्टदायक इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वसता यानी कि वश यानी कि मजबूरी के कारण करते हैं। भाई ये इसका अर्थ बड़ा अजीब है, अजीब निकल गया, मैंने बड़ा मस्त है। ठीक है जी, कह रहा है कि इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न के कष्टदायक समस्या इतनी बड़ी नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह चीज मानना पड़ेगा, इतना भी कष्ट, गरीबी और उत्पीड़न यानी कि कष्टदायक जो है ना, वो किसी और चीजों के देखने से जगह या किसी और चीज में पाने की जगह हमारी उस चीज में है जो हमको जाति प्रथा के अकॉर्डिंग क्या करता है? निर्धारित करता है कि रे भाई तू यही काम करेगा। वो सबसे बड़ा कष्टदायक होता है जो अरुचि, यानी कि उसमें रुचि नहीं है, और माने नहीं रुचि माने रुचि, यानी कि जिसमें आपकी रुचि है ही नहीं है, उसको कहता है कि नहीं तुमको यही करना होगा। विवशतावश का मतलब होता है मजबूरी के कारण। मैंने सारी चीज को लिख रखा भाई ताकि दिक्कत ना हो। ऐसे स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना का मतलब होता है भाई बुरी नियत से ग्रस्त, यानी कि फंसा होना। ग्रस्त का मतलब होता है फंसा होना, रहकर टालू काम करने और काम करने वाले के लिए प्रेरित करती है। कहने का मतलब उस समय क्या होगा? जब आपको कह दिया जाएगा कि तुमको, मान लो कि कोई आपको काम, जैसे मान लो कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और हम कहीं तरह के आज तरह पढ़े के बा, तो तू क्या करबो? काम में टोलबो, पढ़बो तो ना। मान लो कि तुम्हारी मम्मी बोली कि आज बाजार से सब्जी लाना है, तुम्हारा मूडे नहीं कर रहा बाजारे जाने का, तो तुम क्या करोगे? जाओगे, जैसा मिलेगा वैसे सही कहोगे, चलो मम्मी कही है भाई लेके तो जीवे करेंगे। ठीक है जी, तो कई बार तो ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अरुचि के विरुद्ध, अरुचि जब होगी मतलब काम में रुचि है ही नहीं है और जबरदस्ती आपको भाई ठेला जा रहा है कि भाई तू कर दे, तुम्हारे बिना ये चीजें तो संभव ही नहीं है ना, तब तो दिक्कत परेशानियां होंगी। आगे बढ़ते हैं भाई, ज्यादा नहीं है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है जी, बने रहो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करो भाई। चलो इसकी क्वेश्चन आंसर करा देंगे, आप परेशान मत होना। ऐसे स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो नहीं दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अच्छा बताओ, जहां ना कहीं दिल लागत हो गया ना कहीं दिमाग लागत हो गया, तो उ काम के बतावा का कोनो कुशल यानी कि कोनो बढ़िया तरीके से कोई जा सकता? अब अरे भाई साहब हम नहीं कर सकते एकरा के काम बढ़िया तरीका से, ठीक बा, एकरा के छोड़ दो। अतः यह निर्विवाद का मतलब होता है कि बिना किसी वजह का विवाद, मतलब कि बिना किसी वजह का क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। विवाद रूप सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है।
आर्थिक पहलू से भी का बा जाति जौन प्रथा बा एकदम हानिकारक प्रथा बावे, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय कर बना देती है। का करेला बाबू, क्या करेला? तो कहा कि प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा करके क्या कर देता है, उसमें अस्वाभाविक नियमों को जकड़ करके निष्क्रिय बना देती है, निष्क्रिय बना देती है भाई। अब मैं समस्या के रचनात्मक, यानी कि मतलब होता है रचनात्मक का मतलब होता है निर्माण करने वाला। क्या होता है भाई? मैं जानता हूं किसका अर्थ आपको नहीं पता होगा तो याद कर लो। रचनात्मक का मतलब होता है निर्माण करने वाला पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं, अगर कुछ लोग ये कहेंगे हाँ भीमराव अंबेडकर साहब जी इधर सुनिए, इधर सुनिए, इसका मतलब है कि इतना भाषण आप दे रहे हैं, ये भाषण है ना, निबंध है, और आप इतना बोल जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जाति के विरोधी हैं। जैसे अभी हम आपको कह रहे थे कि भाई कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि मैं यादव हूं, मुझे वोट देना, ठीक है, या बाप अगर सीएम है तो बेटा सीएम ही बनेगा। इसका मतलब क्या है कि आप इस पार्टी के विरुद्ध है या उस पार्टी के विरुद्ध है? भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना है। तो वैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं अगर आप ये चाहेंगे कि क्या मैं, इसका मतलब हो गया कि मैं जाति के विरुद्ध हूं, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? तो फिर हम कहेंगे भाई तब मेरे दृष्टि में, मेरी सोचनी में यह आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, क्षमता, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा पर आधारित होगा। तब हम कहेंगे कि भाई जब हम लोगों का जो आदर्श समाज होगा वह कैसा होगा? स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्र होगा, क्षमता समान होगा, भ्रातृत्व का मतलब भाईचारे का समान होगा। क्या यह कठिन नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अगर भाईचारे के संबंध में यदि हम और आप रहे तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं देखो समाज में हमारा और आपका जो भाईचारा होना चाहिए वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बोल मेरा भाई। यानी कि मंटू सर का और आपका संबंध कैसा होना चाहिए? बोलो मेरे बच्चे फटाफट से, बोलो मेरे बच्चे, क्या कहोगे? कि सर मंटू सर आपका और हमारा संबंध दूध और पानी के मिश्रण की जैसे होना चाहिए। जैसे कि दूध में जब पानी मिला दिया जाला तो दोनों एक रूप के हो जाला, वैसे ही आज से और अभी से आप और हम दो अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों एक है। जैसे पति पत्नी दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक हो जाती है। जैसे राम भगवान के साथ सीताराम और राधे कृष्ण के साथ राधे कृष्ण जुड़ जाता है, दो नाम एक हो जाता है, वैसा ही आपका प्रेम, आपका स्वभाव, आपका भाईचारा हमारा और आपका दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। यानी यदि मेरे पे कोई विपत्ति होती है, मेरे पे कोई आफत आती है तो वो आफत आप पे आ गई, और यदि आप पे कोई आफत आती है तो वो आफत मेरे पे आ गई, ऐसा होना चाहिए। और यदि ये चीजें समाज में है या ये किसी व्यक्ति के मन में विचार में है तो ना कभी समाज खराब हो सकता है, ना कभी समाज में लड़ाई होंगी, ना आस पड़ोस में लड़ाई होगी, ना कोई गलत चीज होगा। जो होगा सो अच्छा होगा। इस चीज को आप करके देख सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी, मैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको YouTube पे इस चीजों को पढ़ाने वाला हूँ। मैं सब कुछ जिस तरीके से कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट आप देखोगे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कहीं पे भी कमी है, मैं देखने को मिलेगा, यानी कि सारी चीज को बेस्ट करूंगा। ठीक है जी, आगे समझना। कह रहा है कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता, गतिशीलता का मतलब होता है आगे बढ़ने का भाव, होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित का मतलब क्या, इच्छा अनुकूल परिवर्तन समाज के एक छोर यानी कि किनारा से दूसरे छोर तक संचारित, यानी कि मतलब संचारित का मतलब होता है भाई फैलाव हो सके। ऐसे समाज के बहुविध अनेक प्रकार से
हितों यानी कि लाभ में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग यानी कि सावधान रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद यानी कि बिना किसी बाधा के संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो आपको मैंने समझाया कि जो भी दुविधा आती है, जो भी समस्याएं आती है, जो भी दिक्कतें आती है, हम दोनों को मिल करके, हम दोनों को एकजुट हो करके उस दुविधा को, उस समस्या को, उसे समाप्त करनी चाहिए, उससे दिक्कत परेशानियों को हटानी चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। और यह प्रश्न मेरे बच्चे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना कि भाईचारे का संबंध कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन देगा दूध और पानी के मिश्रण के जैसा, तो आप कहोगे दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। तो क्या आप मेरे बच्चे हमारा और आपका प्रेम क्या दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होगा? एक बार मेरे बच्चे बताएंगे, एक बार मेरे बच्चे बताएंगे, क्या हमारा और आपका मिश्रण क्या दूध और पानी के जैसा होगा? जल्दी से मेरे बच्चे बताएं, क्या होगा? यदि होगा तो ये प्यारी प्यारी दिल का इमोजी भेज दो अपने मंटू भैया के लिए, यानी मंटू सर के लिए। ठीक है जी, तो मंटू सर के लिए भेज दो। और आप ये भी जरूर बताना भाई कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये हिंदी की कहानी, हिंदी पढ़ाने का तरीका आपको ये कैसा लग रहा है। मैं चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों साथियों में बुला के लेके आओ और इससे डबल संख्या प्रतिदिन करते जाओ, क्योंकि आपकी एक शेयर, आपकी एक लाइक हमें मनोबल बढ़ाता है, हम उसमें बेहतर कर पाते हैं। तो क्या आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बच्चा कह रहा है, रूपम कुमारी कह रही है कि सर हमें बिहार के बदलना है, सरकार बनके या सरकारी नौकरी करके नहीं, हमें खुद के बल पर बिहार को बदलना है और बिहार का भारत का नंबर 1 स्टेट बनाना है। बहुत सुंदर सोच है आपकी, इस सोच को मैं सलाम करता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप कभी भी ना भटके और जिस लक्ष्य की ओर आप बढ़ना चाह रहे हैं, आप लक्ष्य की ओर बढ़े। हम आपके इसमें जो भी मेरे से सहयोग हो पाएगा मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे एक ऐसे पद पे जाएं कि मैं किसी ऑफिस में जाऊं तो मेरे को एक कप चाय दे और कहे कि मंटू सर हम वही स्टूडेंट हैं जो आप मुझे 10वीं में डांटे करते थे, पढ़ाया करते थे, एक कप चाय जरूर ले लीजिए। मैं खुशी खुशी वो एक कप चाय जरूर लूंगा। ये बात याद करना जब बड़े हो जाओगे, और मुझे याद जरूर करना मेरे बच्चे, यदि किसी बड़े पोस्ट पे गए तो मेरे को याद जरूर करना एक बार, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। क्योंकि जीवन में 3 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिससे आपकी आगे बढ़ोतरी से खुश होते हैं, आपके माता पिता और एक गुरु। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। डॉक्टर की भगवान तो कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर ये चाहता है कि जब तक आप बीमार नहीं होगे तब तक मेरे हॉस्पिटल में आप नहीं आओगे। भगवान को उपाधि तो दी गई है। और मैं सभी डॉक्टरों को नहीं बह रहा, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो आपकी बीमारी नहीं है और आपको तुरंत उसको और बीमार कर दिया जाता है और बिना मतलब का पैसा वसूला जाता है। ये सब समाज में होता है। हम गरीब परिवार के लोग होते हैं, एक एक पैसा खेत बेच करके, कर्ज ले करके सारी चीजें करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, और डॉक्टर इसका फायदा उठाते हैं, पैसा लूटना चालू कर देते हैं। लेकिन इसी समाज को बदलना है आपको। आप नई जीवन, नई चीजें शुरुआत आपने कर दिया है, तो मेरे बच्चे लगे रहना और बेहतर करना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और समाज को बदलो मेरे बच्चे। चलो, तात्पर्य है कि दूध और पानी के मिश्रण के जैसा क्या होना चाहिए? भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए, यानी कि वास्तविक रूप है। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहीं दूसरे जगह से आया वाला थोड़े ना, अरे लोकतंत्र तो ये है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति यानी कि तरीका ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति यानी कि नियम तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का एक नाम होता है। लोकतंत्र कहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सारी चीजें जो है ना आप अपने मतलब से करो। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब सारी चीजें जो होती है एक दूसरे के भाईचारे के रूप में बंधित होकर के, भाईचारे के रूप में हम सम्मिलित होकर के, दूध और पानी के मिश्रण के जैसा बंद करके एक दूसरे का हेल्प करें, एक दूसरे से प्रेम करें और बेहतर करें। इससे आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। क्या हो? इसके प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। ये मेरे बच्चे क्या होता है? क्या होता है जी? क्या दिखा रहा है जी? देखना इंटरनेट सही है? सही है जी इंटरनेट?
ठीक है जी, मेरे में इंटरनेट पता नहीं कैसे चला गया। चलिए, तो मेरे बच्चे पूरी तरीके से आपकी ये वाली जो बुक है, मुझे लग रहा है कि आपने इतनी इत्मीनान से अगर बैठ करके पढ़ाई किया तो ये आपकी आज पहली जो बुक का पहला चैप्टर है उसका समाप्त हो रहा है। और इसकी बाकी लग रही है आपकी आंसर, यानी कि क्वेश्चन आंसर, जो कई बार तो ऐसा होता है कि आपके क्या चीज आपके स्कूल में भी ठीक ढंग से नहीं कराई जाती है, आपकी कोचिंग में भी नहीं कराई जाती है, लेकिन मंटू सर ने बेड़ा ठाना है, मंटू सर ने संकल्प लिया है कि इस वर्ष बच्चों को ना कहीं भटकने की जरूरत होगी, ना कहीं परेशान होने की जरूरत होगी, लेकिन इसके लिए मंटू सर सिर्फ आप लोगों से एक चीज मांग रहे हैं कि आप हमारा साथ देते रहना, आप हमारे साथ बने रहना, जो पढ़ाऊं उसे पढ़ते रहना और डेली क्लास में जुड़ते रहना, सेशन को शेयर करते रहना। आपका प्रेम और हमारा प्रेम दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए, एक भाईचारे के रूप में हम चलेंगे, बेहतर करेंगे। ये क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। पहले हम ये कहेंगे कि आप अपने मन से रफ कार्य में इसको बना लो। मैंने कहानी को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है, जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, सब आंसर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने से प्रयास करो, मैं सबका आंसर कराऊंगा, मैं एक एक लाइन का आंसर कराऊंगा और इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव बनेगी वो भी कराऊंगा। और इसकी पीडीएफ इस क्लास के खत्म होने के मात्र ही 15 मिनट के बाद, मेरे बच्चे कितने मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद इसकी पीडीएफ आपको मिलने जा रही है। तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब, और आप यदि नहीं जुड़े हो तो आप जरूर जुड़िए और क्लास की टाइमिंग आप याद कर लीजिए। कल आपकी 2 क्लासेस चलेंगी, आपको 2 क्लासेस का नाम याद हो जाना चाहिए। कल आपका तो मैथ्स का एक्सरसाइज चलेगी, मैं आपको यहां बता देता हूं, मैथ की एक्सरसाइज चलेगी आपका, क्या चीज सर, एक्सरसाइज चलेगी 1.1, ठीक है जी, कल आपकी 1.1 चलेंगी। और उसके बाद से संस्कृत भी मैं स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है जी। संस्कृत का पहला चैप्टर बड़ा शुभ चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम। हो सके तो पढ़ के आना, नहीं पढ़ के आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा या फिर मैं आपको कल भी अपडेट दे दूंगा, है ना। शेड्यूल के अनुसार थोड़ी सी मिस आपको देखने को मिल रही है, यानी कि आज क्लास आपकी विज्ञान चलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा कि गणित से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। और कल भी मैं आपको गणित ही पढ़ाऊंगा क्योंकि शेड्यूल एक बार सेट हो जाए, ठीक है जी, क्योंकि शेड्यूल में गड़बड़ नहीं करना चाह रहा हूं। तो प्लीज शाम को 6:30 बजे आप लोग तैयार हो तो एक बार मुझे बता दो कि हाँ मंटू सर हमको शाम को 6:30 बजे आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। 6:30 बजेगा, आपका क्लास का वेट करेंगे, मंटू सर कहीं रहेंगे, हम लोगों के लिए आएंगे। और एक रात को 8 बजे, ये 2 क्लास अपने दिमाग में बैठा लो और अपने अपने दोस्तों साथों में बता दो कि आप इन 2 क्लासेस को कहीं नहीं भूलना है, ना कहीं जाना है, इन 2 क्लासेस को बेहतर करना है। सही बात है, ठीक है जी, ओके जी। तो सभी बच्चे तैयार हो? यस, सबका आ रहा है मंटू सर। हाँ हाँ, झमकौला से होला, पावर भी इहमे से शुरू होला और इहमे खत्म। हाँ बाबू चला, पावर इहमे से शुरू हो रही है खत्म। आज की क्लास मजा आई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय मेरे बच्चे। मिलते हैं कल, पीडीएफ आपको जस्ट मिलने जा रही है। आप हमें इंस्टाग्राम पे मंटू सर विद्याकुल के नाम से सर्च करके फॉलो कर लीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिए, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आप हमें गूगल पे सर्च करोगे, लिखोगे मंटू सर, तो मंटू सर आपके लिए हर जगह उपस्थित रहेंगे। आप परेशान मत होना, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय मेरे बच्चे, मिलते हैं।